तुझे क्या हुआ है? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करूँ। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या एफडीज। अच्छा, कितने रुपए इन्वेस्ट करने हैं? किसी को बताना मत। 5,000। 5,000? अरे धीरे बोल यार, दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ, इतनी बड़ी धनराशि का ध्यान रखना तो काफी मुश्किल होता होगा। वही तो, मेरी तो रातों की नींद चैन सब खो चुका हूँ। पर यार मैं ये सोचता हूँ, फिर अमीर लोगों का तो सांस लेना भी मुश्किल होता होगा। हाँ, तभी एचएनआईज अपनी इन्वेस्टमेंट्स वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज जैसे नुवामा वेल्थ के थ्रू करते हैं। इंटरेस्टिंग। फ्यूचर में जब मैं 10,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा ना, तब मेरे बहुत काम आएगा। और बताओ इसके बारे में। हाँ, ऑफ कोर्स। हाय, आई एम अरुणिमा एंड वेलकम टू ग्रो टीवी, जहां आपको मिलता है कंपनीज का 360 डिग्री एनालिसिस। आज हम बात करेंगे नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड की, जो इंडिया की लीडिंग वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज में से एक है। इनका फोकस है टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, जो उनके हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स को फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट्स में मदद करती है। टू डिस्कस ऑल ऑफ दिस, आज हमारे एक्सपर्ट है मिस्टर अक्षय जोगानी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही इन डेप्थ इनसाइट्स मिलती रहे। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल्थ मैनेजमेंट एक बूमिंग स्पेस है। प्री कोविड जो इंडस्ट्री एयूएम 25 लाख करोड़ रुपीस पर थी, आज वो अराउंड 70 लाख करोड़ रुपीस है। क्या ऐसी ग्रोथ फ्यूचर में भी हो सकती है? एक इम्पॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट ये रखना ज़रूरी है कि इंडिया में जितना भी सेविंग्स है उसका सिर्फ लेस देन 5% इज स्टिल इन्वेस्टेड इन कैपिटल मार्केट्स, इक्विटी कैपिटल मार्केट्स। 50% कहीं कभी कभी ये फिक्स डिपॉजिट्स में रहते हैं, राइट। तो अभी भले बढ़ा है और इसकी एक साइकिल तो रहेगी, कभी बढ़ेगा, कभी थोड़ा कम होगा, कभी फ्लैट होगा। पर अगर आप लॉन्ग टर्म सोचे तो ये 5% क्या 10%, 15%, 20% हो सकता है। ग्लोबली तो हुआ ही है। इट इज़ पॉसिबल कि ये ग्रोथ जो आया है वो अगर लॉन्ग टर्म सोचे तो ग्रोथ अभी भी काफ़ी समय तक चल सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में नुवामा की बात करते हैं। इसके बिजनेस मॉडल को ब्रेक डाउन कीजिए। कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है? फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में अगर हम वैल्यू चेन को सोचें, टिपिकली 3 प्लेयर होते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरर, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटर और तीसरा होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? मैं और आप जैसे लोग कि जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनको चाहिए कि भाई मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे को इन्वेस्ट करना है ताकि बढ़े। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? जो ये कौन सी अपॉर्चुनिटी है वो कंज्यूमर के पास ले आता है। और मैन्युफैक्चरर क्या होता है? वो अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करता है। तो एक एएमसी होता है, वो क्या करता है? म्यूचुअल फंड बनाता है। ये एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने की। एक नुवामा या 361 या आनंद राठी वेल्थ, ऐसे काफ़ी सारी कंपनीज है। ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है। वो क्या करते हैं? ये सारे म्यूचुअल फंड्स है, पीएमएस है, एआईएफ है, उनका एक मार्केट प्लेस बनाते हैं। टू आंसर योर क्वेश्चन, नुवामा एक डिस्ट्रीब्यूटर है जिसका काम है एक एएमसी को एक कस्टमर के साथ कनेक्ट करना और उनको इन्वेस्ट करने में हेल्प करना। एएमसी एक क्राउडेड मार्केट है। इधर नुवामा अपनी जगह कैसे बना रही है, खासकर पोजीशनिंग एंड मार्केट स्ट्रेटजी के कॉन्टेक्स्ट में? एक तो नुवामा इज अ वेल्थ मैनेजर। जो आपने 44 एएमसीज बताए, ये काफ़ी सारे पीएमएस है, हम भी चलाते हैं। काफ़ी सारे एआईएफ्स है और भी अलग अलग तरीक़ों से इन्वेस्टमेंट्स होती है। ये सारे मैन्युफैक्चरर होते हैं। ये म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, पीएमएस के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, एआईएफ्स के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। आप हिस्ट्री देखोगे तो नुवामा हैड वाज एक्चुअली ईडलवाइज का पार्ट हुआ करता था कुछ सालों पहले। और फिर ईडलवाइज ने अपना ये बिजनेस एक प्राइवेट इक्विटी फंड को बेचा और फिर वो रीब्रांड होके नुवामा बना है। तो इनका लेगेसी था ब्रोकिंग का, और फिर वहाँ से उन्होंने एक एफ्लुएंट और एचएनआईज के लिए एक वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस बनाया था। अब एफ्लुएंट जो कैटेगरी है ना, उस कैटेगरी में बहुत कम वेल्थ मैनेजर्स ने अपना बिजनेस बनाया है। उसका कारण ये है कि उसमें टिकट साइजेस थोड़ी कम होती है और सर्विसिंग उतनी ही लगती है जितनी हायर टिकट साइजेस को लगती है। पर अगर आपको कस्टमर मिल जाता है तब जाके वो कस्टमर के अकाउंट साइजेस बहुत बड़े होते हैं, तो उसके कारण उनका सर्विसिंग कॉस्ट एक सेंसिबल रेंज में बैठता है। तो नुवामा का पोजीशनिंग हिस्टोरिकली एफ्लुएंट का रहा है, जहाँ पे उन्होंने अपना कोर स्ट्रेंथ बनाया है, और ये उनका डिफरेंशिएशन है वर्सेस द लिस्टेड पीयर्स एंड इवन द अनलिस्टेड पीयर्स दैट वी सी। पिछले कुछ सालों में नुवामा है स्केल्ड कंसिडरेबली। इन्होंने इंडस्ट्री को काफी हद तक आउट परफॉर्म किया है, खासकर एयूएम पर्सपेक्टिव से। इसके पीछे सीक्रेट सॉस क्या है? तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि नुवामा को, जैसे मैंने पहले बताया, कि ओरिजिनली एक एफ्लुएंट फोकस्ड बिजनेस था और फिर उन्होंने कुछ साल पहले नुवामा प्राइवेट लॉन्च किया। नुवामा प्राइवेट इज फोकस्ड ऑन अल्ट्रा एचएनआईज, जिनके पास
$10 मिलियन, $20 मिलियन ऐसा लिक्विड इन्वेस्टेबल नेटवर्थ है। पर ये बिजनेस ने काफ़ी सारे लोगों को हायर किया है और उसको स्केल अप करने का काफ़ी एफर्ट चल रहा है। तो ये नया बिजनेस लाइन इन सम वेज ऐड हुआ है जहाँ पे छोटे बेस के कारण फास्ट ग्रोथ कर पा रहा है, वो एक रीज़न है। एक्चुअली नुवामा का जो बिजनेस है उसमें वेल्थ मैनेजमेंट इज से 60-65% of the business. 30% of the business is linked to capital markets and which includes institutional equities, investment banking और asset servicing. नोवामा का वेल्थ का ग्रोथ तो एकदम फिनोमिनल रहा ही है और obviously the fact that markets ने अच्छा किया है has also helped the business. One of the reasons wealth management businesses इतने अट्रैक्टिव होते हैं इस क्योंकि जब क्लाइंट का पैसा अपने आप बढ़ता है और जैसे अपने आप बढ़ते जाता है वैसे आपका रेवेन्यू अपने आप बढ़ता है। तो अगर आपने इस साल कुछ भी नहीं किया, खाली क्लाइंट को रिटेन किए और फिर मार्केट 20% बढ़ा, तो लाइकली है कि शायद आपका रेवेन्यू ऑटोमेटिकली 20% बढ़ जाएगा क्योंकि एसेट्स बढ़ गए। दिस इज ट्रू फॉर ऑल वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स। नुवामा ने क्योंकि अपनी एक और बिजनेस लाइन को ज़्यादा पुश किया है और दूसरे बिजनेसेस भी अच्छा कर रहे हैं, उसके कारण भी इनका एक ग्रोथ ज़्यादा हाई रहा है रिलेटिव टू सम ऑफ इट्स पीयर्स। स्पेस बूम हो रहा है, आप देखोगे नंबर ऑफ मिलियनियर्स इन द कंट्री आर गोइंग अप वेरी फास्ट। इंडिया हैड 107 और 102 बिलियनियर्स इन 2019, राइट नाउ दे हैव 270, राइट। दैट इटसेल्फ कहता है कि इंडिया में वेल्थ बहुत बढ़ रहा है। अब वेल्थ बढ़ता है तो वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स लगते हैं क्योंकि आपको एक फॉर्मल हेल्प चाहिए होता है। रेवेन्यू का ब्रेकअप किस तरह की है, हर वर्टिकल के बारे में डिटेल में बताइए। पर नुवामा के एट द क्रक्स 3 बिजनेसेस है। एक है वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस, एक है कैपिटल मार्केट्स बिजनेस और एक है एसेट मैनेजमेंट बिजनेस। इसमें वेल्थ मैनेजमेंट इज almost 2/3 of the revenue, close to 30%, 30-32% is capital markets and 2-3% is asset management. अब wealth management पे डबल क्लिक करते हैं तो wealth management में ना नुवामा के पास close to 3 लाख करोड़ का AUM है। ये बिजनेस में 2 लाख करोड़ अप्रॉक्सीमेटली नुवामा का अल्ट्रा HNI वाला बिजनेस से आता है और 1 लाख करोड़ उनका जो एफ्लुएंट वाले बिजनेस से आता है। टिपिकली एफ्लुएंट वाले बिजनेस में हम एक मेट्रिक देखते हैं यील्ड, जैसे कि अगर आपके पास 1 लाख करोड़ रुपए है तो आपका रेवेन्यू कितना होता है। तो टिपिकली नुवामा 0.8% का यील्ड कमाता है। इसका मतलब ये है कि 1 लाख करोड़ पे वो टिपिकली अबाउट 700 से 800 ऐसे कुछ रेंज में रेवेन्यू कमाता है। फिर उनका जो अल्ट्रा HNI वाला बिजनेस है ये एक नया बिजनेस है। इसमें अभी तक 3-4 साल हुआ है, 4-5 हज़ार फैमिलीज आई हुई है, बट ये फैमिलीज अभी नई आई हुई है तो उनके एसेट्स बड़े हो गए हैं पर रेवेन्यू अभी ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो इसके कारण उनका इसमें यील्ड 0.3-0.4 के रेंज में है रहता है, राइट। ये उनका एक कोर बिजनेस है और जो अपने एक मार्केट के पेस के साथ और थोड़ा ज़्यादा ही ग्रो हो रहा है। अब दूसरा बिजनेस है वो है इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और एसेट सर्विसिंग। अभी ये क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी को कैपिटल रेज करना है तो वो एक इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जाएगा और बोलेगा कि हेल्प मी रेज कैपिटल फ्रॉम फाइनेंशियल इन्वेस्टर एंड दिस बिजनेस इज बेसिकली अ फी बिजनेस वेयर अगर आप एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल रेज करोगे तो आपको उसका 1% 2% रेवेन्यू की तरह मिलता है। सिमिलरली इंस्टीट्यूशनल एक्विटीज़ होता है जो आप रिपोर्ट्स पढ़ते हो नुवामा के, कोटक के, वो इंस्टीट्यूशनल एक्विटीज़ की टीम्स लिखती है और कंपनीज को कवर करती है, राइट। और फिर तीसरा बिजनेस है जो एक नुवामा का बहुत यूनिक सा बिजनेस है, बहुत कम NBFCs के पास है, वो है एसेट सर्विसिंग का बिजनेस। तो इसमें क्या होता है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है, उनका कस्टडी और क्लियरिंग नुवामा करता है और इसके लिए उनको एक बहुत साइजेबल फी मिलती है जिसके अगेंस्ट कॉस्ट बहुत ही कम होता है, राइट। और बिकॉज कैपिटल मार्केट्स हैव डन वेल, मार्केट कैप्स लोगों के बड़े हैं, फंड्स के साइजेस बड़े हैं, तो इसके कारण ये बिजनेस ने भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है। थर्ड AMC बिजनेस है जो बहुत छोटा है अभी बट वो फास्ट ग्रो कर पाएगा और इवेंचुअली सारे बड़े अच्छे वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स के पास अपना एक AMC बिजनेस होता है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी बूस्ट करता है और उनको और भी काफ़ी एडवांटेजेस देता है जैसे कि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाना, अगर कोई कस्टमर को स्पेसिफिक नीड्स है तो उसके लिए कुछ डिवाइस कर पाना। तो ये 3 बिजनेसेस है। एक नया ट्रेंड जो हम देख रहे हैं इज द राइज ऑफ टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज इन द इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। क्या ये ट्रेंड नुवामा को बेनिफिट करेगा? नुवामा का ओरिजिनल जेनेसिस एफ्लुएंट मिड मार्केट कस्टमर्स का था, बेसिकली जिनके पास 50 लाख से 5 करोड़ 6 करोड़ का जो लिक्विड नेटवर्थ है उनका फोकस्ड बिजनेस बनाया हुआ था। देयर इज अ लॉट ऑफ स्मॉल सिटीज एंड टाउन्स जहाँ पे बहुत सारा वेल्थ है पर वो फिजिकल एसेट्स में और धीरे धीरे करके
फाइनेंशियल एसेट्स में जा रहा है, क्योंकि उनका तो जेनेसिस है कंपेयर टू ऑल द अदर लार्ज वेल्थ मैनेजर्स। नुआमा इज वन ऑफ द वेरी फ्यू वंस जिनको एक्चुअली एफ्लुएंट बिजनेस बनाया है, स्केल किया हुआ है और एक्चुअली बहुत सारा प्रॉफिट भी बनाया हुआ है। तो मुझे लगता है कि दे विल बी वन ऑफ द की बेनिफिशियरीज ऑफ ग्रोथ इन एसेट्स आउटसाइड ऑफ मेट्रो एंड टियर 1 सिटीज। रिलेशनशिप मैनेजर्स या आरएम्स किसी भी वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस की ग्रोथ में की रोल प्ले करते हैं। नुवामा के केस में इतने टाइट कंपटीशन के बीच में आरएम्स ने एयूएम स्केल अप करने में किस तरह से कंट्रीब्यूट किया है? तो आरएम का रोल इन वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कारण वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स का सबसे ज्यादा कंपटीशन आरएम पे होता है। वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स को ग्रोथ अगर चाहिए होती है तो वो दूसरी फर्म से आरएम लेके आते हैं और वो आरएम अपने क्लाइंट्स के साथ में लेके आते हैं और इसके कारण भी काफ़ी एसेट्स बढ़ते हैं। बट नुवामा ने अपने आरएम्स लास्ट 4 साल में ऑलमोस्ट डबल किए हैं, राइट? और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर है। ऑब्वियसली उन्होंने दूसरे वेल्थ मैनेजमेंट फर्म से एक्वायर किए, क्योंकि नुवामा इतना स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कर रहा है तो वो भी और वेल्थ मैनेजमेंट फर्म के आरएम्स भी अट्रैक्ट होते कि यार यहाँ पे मेरा भी ग्रोथ जल्दी होगा, और इसके कारण भी वो नुवामा में आते हैं अपने पुराने फर्म्स को छोड़ के। अब डिफरेंट ये करते हैं कि जनरली ट्रस्ट बिल्ड किया होता है और एक डिस्ट्रीब्यूशन का रोल होता है कि प्रोडक्ट बास्केट अच्छे से बना के रखे। तो नुवामा ने अच्छा काम ये किया कि उन्होंने काफ़ी कम समय में प्रोडक्ट बास्केट को काफ़ी कंपेरेबल बना दिया है रिलेटिव टू ऑल द अदर फर्म्स, और अपने एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में कुछ अच्छे नए प्रोडक्ट्स सीड किए जो भी अच्छा कर रहे हैं, जो मेक्स द नुवामा's बिजनेस अट्रैक्टिव। नुवामा के लिए मेजर कॉस्ट ड्राइवर्स क्या हैं? majority ऑफ द कॉस्ट इज पीपल कॉस्ट, और ये पीपल कॉस्ट है ना ऑपरेटिंग लेवरेज को कभी कभी रोकता भी है। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बताना एज वी टॉक गुड अबाउट द बिजनेस इज दैट बिकॉज आपका बिजनेस एक आरएम पे डिपेंडेंट होता है, तो जब भी आरएम बहुत अच्छा करता है तो उसका एक्सपेक्टेशन होता है कि उसको ज़्यादा पे मिलना चाहिए, जैसे हम सबको होता है। उसके कारण क्या होता है कि आपका ऑपरेटिंग लेवरेज कभी कभी कम हो जाता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट लीवर भी है और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ट्रैक करने को भी है कि आरएम की कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी क्या हो रही है, उसके कारण आपका कॉस्ट टू इनकम को क्या हो रहा है। ऐसी कौन से रिस्क फैक्टर्स है जो एक इन्वेस्टर को ध्यान में रखने चाहिए व्हाइल कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक? मल्टीपल सेट्स ऑफ रिस्क है जिसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक है कि ये एक रेगुलेटेड एंटिटी है, सेबी रेगुलेट्स दिस बिजनेस, आरबीआई रेगुलेट्स एनबीएफसी पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। एज अ रिजल्ट अगर उन्होंने कोई चीज़ें की जो रेगुलेशन से सही नहीं है तो वो हमको तुरंत पता नहीं चलेगी, पर जब पता चलेगी तो इसके कारण एक बड़ा सा रिस्क आ सकता है। दूसरा, आई थिंक आरएम का कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स इज़ अ लार्ज रिस्क टू द बिजनेस, क्योंकि अगर आपके आरएम्स आपको छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि और प्लेयर्स उनको शायद ज़्यादा लुक्रेटिव ऑफर्स दे रहे हैं या कोई और भी रीज़न से जा रहे हैं, तो साथ में आपका एयूएम भी जा सकता है, और अगर वो जाता है तो आपका बिजनेस श्रिंक होता है। तीसरा जो रिस्क होता है वो होता है कि आपका यील्ड कंप्रेशन का रिस्क होता है। जैसे कि अगर कोई कस्टमर 50 करोड़ कोई कस्टमर का अगर नुवामा मैनेज कर रहा है, जब वो 50-100 होता है तो कस्टमर जो यील्ड हमने डिस्कस किया था वो उतना यील्ड नहीं देगा। तो अगर 50 करोड़ पे वो शायद 25 लाख रुपए आपको रेवेन्यू दे रहा था, तो जब वो 50-100 होगा तो वो 50 लाख नहीं देगा पर शायद 40 लाख ही देगा। तो और ये इसके कारण क्या होता है कि अगर आपका एयूएम 20% ग्रो होता है तो इट इज़ पॉसिबल कि आपका रेवेन्यू शायद 18% ही ग्रो हो। अब ये बिजनेस को डेंट नहीं करता है एज सच, पर हमारा एक्सपेक्टेशन क्लियर होना चाहिए, और ये भी एक रिस्क होता है कि यार कस्टमर जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो आपका और यील्ड प्रेशर का। तो मॉनिटरेबल्स इसमें ये है और ये क्लोजली लिंक टू रिस्क भी है। एक तो कि ये बिजनेस काफ़ी कैपिटल मार्केट डिपेंडेंट है इन द नियर टर्म। उसका मतलब ये है कि अगर कैपिटल मार्केट बूम नहीं कर रहा है तो ये भी हो सकता है कभी कभार कि उनका एयूएम ग्रोथ ना हो, कम हो। अब अगर कोई साल कैपिटल मार्केट फ्लैट रहा, नेगेटिव हुआ, तो जाहिर सी बात है कि उनका एयूएम भी साथ में वो पार्ट कम होगा, फिर शायद नए पैसे भी आ सकते हैं इन्वेस्ट करने को, राइट? तो एक मॉनिटरेबल ज़रूरी है कि कैपिटल मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। दूसरा मॉनिटरेबल है कि रेगुलेशंस कैसे चेंज हो रहे हैं फ्रॉम अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन पर्सपेक्टिव। तीसरा मॉनिटरेबल यह है कि क्या कंपटीशन ऑफ न्यू वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स बढ़ रही है और इसके कारण
RM हायरिंग इंटेंसिटी क्या हो रही है? तो जैसे कि हमने देखा, नोवामा वेल्थ की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर में बहुत प्रॉमिसिंग है। स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप्स और डाइवर्स रेवेन्यू स्ट्रीम्स ग्रोथ के मेजर रीजंस हैं। टियर 2 और टियर 3 सिटीज में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के साथ इनका फोकस बड़े टिकट साइजेस पे उन्हें और भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ला रहा है। बट लेट्स नॉट फॉरगेट सम ऑफ द रिस्क जो हाईलाइट किए हैं, जो आपकी स्क्रीन पर है। डिस्पाइट दैट, नोवामा की इनोवेशन और क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच उनको एक कंपेटिटिव एज देता है। ग्रो टीवी के नेक्स्ट एपिसोड में आप कौन सी कंपनी का 360 डिग्री एनालिसिस देखना चाहेंगे, कमेंट्स में जरूर शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगली बार।